टाटा न सिर्फ देश का वो ब्रांड जिसे बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने जिंदगी में कभी भी टाटा का एक भी प्रोडक्ट इस्तेमाल न किया हो। देश के नमक से लेकर देश की एयरलाइंस तक, स्टील से लेकर कार्स तक, होटल से लेकर चाय तक, टाटा सब कुछ बनाता है। कुल जमा बात ये है कि अगर हम ये कहें कि टाटा सिर्फ देश का नमक ही नहीं बल्कि पूरा देश बनाता है तो भी गलत नहीं होगा। टाटा कोई कंपनी नहीं है, बल्कि ये कई कंपनी से बना एक ग्रुप है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और ये देश के वर्तमान और भविष्य दोनों को बना रहे हैं। और रतन टाटा देश के बाकी बिजनेसमैन अंबानी और अडानी से बिल्कुल अलग है। वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके लिए पूरे देश के दिल में इज्जत है। और ऐसा नहीं है कि ये इज्जत सिर्फ रतन टाटा के लिए है, बल्कि JRD टाटा के टाइम से ही टाटा ऐसे काम करता रहा है जिससे उसे अपना आज का ये मुकाम मिला है। तो चलिए आज जानते हैं टाटा की पूरी कहानी। दोस्तों, टाटा की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी, जिनका जन्म 1839 में एक पारसी परिवार में हुआ था। बात है 19वीं सदी के अंत की। भारत के कारोबारी जमशेदजी टाटा एक बार मुंबई के सबसे महंगे होटल में गए, लेकिन उनके रंग के चलते उन्हें होटल से बाहर जाने को कहा गया। कहा जाता है कि उन्होंने उसी वक्त तय किया कि वह भारतीयों के लिए इससे भी बेहतर होटल बनाएंगे और 1903 में मुंबई के समुद्र तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार किया गया। ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे लगे थे, जर्मन लिफ्ट मौजूद थी और अंग्रेज खानसामा भी थे। रतन टाटा के साथ ऐसा ही कुछ फोर्ड ने भी किया था, वो भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। दोस्तों, टाटा के पूर्वज पारसी पुजारी थे, लेकिन जमशेदजी ने तो कपड़े, चाय, तांबा, पीतल और यहाँ तक अफीम के धंधे में भी अपनी किस्मत आजमाई, क्योंकि तब अफीम का धंधा कानूनी तौर पर मान्य था। उन्होंने इस दौरान काफी यात्राएं की और नई खोजों को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते थे। ब्रिटेन की एक यात्रा के दौरान उन्हें लैंकाशायर कॉटन मिल की क्षमता का अंदाजा हुआ। साथ में ये एहसास भी हुआ कि भारत अपने शासक देश को इस मामले में चुनौती दे सकता है। और फिर उन्होंने ही 1877 में भारत की पहली कपड़ा मिल खोली थी। इम्प्रेस मिल्स का उद्घाटन उसी दिन हुआ जिस दिन क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। जमशेदजी के पास भारत के लिए स्वदेशी सोच का सपना था। दोस्तों, यही स्वदेशी यानी कि अपने देश में निर्मित चीजों के प्रति आग्रह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अहम विचार था। जी हाँ, जिस स्वदेशी सोच को आज हम बढ़ावा दे रहे हैं उसकी नींव टाटा ने ही रखी थी। उन्होंने एक बार कहा था, कोई भी देश और समाज अपने कमजोर और असहाय लोगों की मदद से उतना आगे नहीं बढ़ता जितना वो अपने बेहतरीन और सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने से बढ़ता है। उनका सबसे बड़ा सपना स्टील प्लांट बनाने का था, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस चुनौती को संभाला और 1907 में टाटा स्टील ने उत्पादन शुरू कर दिया। भारत स्टील प्लांट बनाने वाला एशिया का पहला देश बना था। जमशेदपुर शहर। दोस्तों, जमशेदजी ने एक औद्योगिक शहर बनाने के लिए भी निर्देश दिए थे। उन्होंने दोराब को लिखे एक लेटर में कहा था कि इस शहर की सड़कें लंबी होनी चाहिए और उसके दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए जाएं। लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। फुटबॉल, हॉकी के मैदान के अलावा पार्क के लिए भी जगह होनी चाहिए। और दोस्तों, उनके इन्हीं निर्देशों का नतीजा बना जमशेदपुर शहर। प्रॉफिट से ऊपर रखे एम्प्लॉय। दोस्तों, दुनिया भर के दूसरे देशों में भी जब अपने कर्मचारियों के लिए भले ही योजनाएं न के बराबर होती थी, तब भी टाटा ने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। 1877 में पेंशन की व्यवस्था, 1912 में प्रतिदिन 8 घंटे की शिफ्ट और 1921 से मातृत्व सुविधाएं मुहैया करवानी शुरू की। जमशेदजी का यकीन ये था कि कारोबार तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें समाज के बड़े तबके की हिस्सेदारी होगी, खुद नहीं देश पहले। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की ताकि देश के विकास में योगदान देने के लिए इंजीनियर्स और वैज्ञानिक तैयार हो सके। जमशेदजी और उनके बेटों ने अपने पैसों को भी चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथों में सौंप दिया, जिसकी टाटा होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है। परिवार के पास अभी भी 3% के ही शेयर हैं और बाकी अलग अलग कंपनियों और शेयर धारकों के पास मौजूद है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता बढ़ती है। हर कोई ये जानता है कि कंपनी के ज्यादातर शेयर्स ट्रस्ट के पास मौजूद हैं,
और न कि अपना फायदा चाहने वाले व्यक्तियों के पास। दोस्तों, टाटा के कारोबार को संवारने वालों में JRD यानी कि जहांगीर टाटा का अहम योगदान रहा है। वे 1938 में टाटा समूह के चेयरमैन बने। तब उनकी उम्र महज 34 साल थी और वे आधी शताब्दी तक कंपनी के मुखिया बने रहे। JRD उद्योगपति नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना पायलट बनने का था। इसके चलते ही वे लुइस बेलराइट से भी मिले थे, जिन्होंने 1909 में पहली बार इंग्लिश चैनल पर उड़ान भरने का कारनामा दिखाया था। और दोस्तों, JRD ही भारत में पायलट बनने वाले पहले शख्स थे। 2 साल बाद उन्होंने भारत की पहली एयरमेल सर्विस शुरू की। तब वे उस विमान को खुद ही उड़ाया करते थे। यही मेल सेवा आगे चलकर भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस बनी। जी हाँ, ये वही एयरलाइंस है जिसे आज आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। पहले तो ये टाटा और सरकार का संयुक्त उपक्रम था। जब इंफॉर्मेशन युग आया तो JRD ने 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की, ताकि कंपनी का पेपर वर्क कंप्यूटर के माध्यम से हो। और दोस्तों, आज TCS पूरे टाटा समूह की सबसे मुनाफे वाली यूनिट है, जो दुनिया भर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की आपूर्ति करती है। 1991 में रतन टाटा समूह के मुखिया बने। तब उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा समूह ने टेटली टी का अधिग्रहण किया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी AIG के साथ उन्होंने बॉस्टन में एक संयुक्त इंश्योरेंस कंपनी खोली। उन्होंने यूरोप के कोरस टी का भी अधिग्रहण कर लिया। हमेशा से ही रतन टाटा का फोकस ऑटो सेक्टर की कंपनी टाटा मोटर्स पर रहा है। उन्होंने इसके जरिए कई तरह के प्रयोग भी किए। मसलन मिडिल क्लास की कार के सपने को पूरा करने के लिए लखटकिया नैनो को लॉन्च किया और टाटा ने पहली देसी पैसेंजर कार इंडिगा को भी बनाया था। इंडिगा को लेकर रतन टाटा काफी उत्साहित थे, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इस वजह से रतन टाटा ने अपने कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया। इस बिजनेस को खरीदने के लिए अमेरिका की कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने दिलचस्पी दिखाई थी। डील फाइनल करने के लिए रतन टाटा को अमेरिका में फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर बुलाया गया। हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तक चली मीटिंग के दौरान फोर्ड के अधिकारियों का व्यवहार थोड़ा अपमानजनक रहा था। फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा से ये तक पूछ दिया कि जब आप कुछ नहीं जानते तो कार बनाना शुरू ही क्यों किया था। असल में फोर्ड के ये अधिकारी ये दिखा रहे थे जैसे वो टाटा के कार कारोबार को खरीदकर उन पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन रतन टाटा ने ये डील कैंसिल कर दी। उन्होंने भारत वापस आकर एक बार फिर टाटा मोटर्स पर फोकस किया। इसी बीच साल 2008 की मंदी से फोर्ड मोटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। फोर्ड की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपने जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स को बेचने का फैसला किया, जिसे खरीदने के लिए रतन टाटा सबसे आगे आए और उन्होंने इस पर कब्जा जमाया। इस तरह से रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला लिया था। आर्थिक मंदी के दौर में टाटा को लेकर एक बड़ा विवाद उठा जब टाटा ने यूरोप के अपने स्टील ऑपरेशंस के बड़े हिस्से को बेचने का फैसला किया। तब ब्रिटेन की कर्मचारी यूनियंस ने आरोप लगाया कि टाटा अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। तब रतन टाटा भारत से सीधे ब्रिटेन पहुंचे और घोषणा की कि बिना किसी सलाह मशवरे के ऐसा नहीं होगा। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान टाटा परिवार से बाहर के व्यक्ति साइरस मिस्त्री के हाथों में दे दी थी और उन्हें कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। दोस्तों, टाटा समूह के कारोबार का मुख्य उद्देश्य पारसी उक्ति हमाता हुक्ता और हवाष्टा पर आधारित है, जिसका मतलब है अच्छे विचार, अच्छे बोल और अच्छे काम। लेकिन जब कारोबार बढ़ता चला जाता है तो ये भी मुश्किल होता जाता है। आपको क्या लगता है कि टाटा किस तरह के इंसान हैं? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल्स को और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन